हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अब्दाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है? वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। अब रिलेशन आपने इससे पहले की वीडियोस में पढ़ा हुआ है। रिलेशन क्या होता है? वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अरे मतलब हमने अगर कोई रिलेशन डिफाइन करा है ए टू बी, है ना, दो तरह के रिलेशन होते थे, ए टू ए या ए टू बी। अब हम जो जनरल रिलेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मतलब ए टू बी है वो। अब वो क्या होता है? वो कोई सा भी ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन बन जाएगा। हमने अभी तक इतना पढ़ा है। बट फंक्शन भी जो है वो एक रिलेशन है, बट स्पेशल टाइप का है। उसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे? उसमें ऑर्डर पेयर तो होंगे, लाइक A1 कॉमा B1 इस तरह के। बट उसमें यहाँ पे रिपीटिशन नहीं होगी। मतलब A1 अगर एक बार आ गया तो अब वो दोबारा से नहीं आ सकता। A1 एक ही एलिमेंट से रिलेट होगा। अब लाइक यहाँ पे A1 जो है वो B1 से रिलेट हो गया। अब फिर नेक्स्ट एलिमेंट उठाया A का, ठीक है ना। हमारा मेन फोकस यहाँ अभी A सेट पर है। A के सारे एलिमेंट कवर करने एक तो हमें, तो A2 जो है वो B1 से रिलेट हो गया, कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे B1 की रिपीटिशन अलाउड है। मतलब B सेट की रिपीटिशन अलाउड है, लेकिन A सेट की रिपीटिशन अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट उठाओगे आप A3 जो है वो फॉर एग्जांपल B2 से रिलेट हो गया, एंड A4 जो है वो फिर दोबारा से मान लो B1 से ही हो गया। और इस तरह करते करते हमने इसके सारे एलिमेंट को कवर कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज नोट करो, आप A के सारे एलिमेंट कवर करने हैं आपको। और A का एलिमेंट जो है, जैसे यहाँ पे B1 से रिलेटेड है, A2 B1 से रिलेटेड है, A3 B2 से रिलेटेड है, तो वो एक ही एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। मतलब ए का एलिमेंट, अगर आप ए का कोई सा भी एक एलिमेंट उठाते हो, A1 A2 A3, वो बी के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होगा। वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता। मतलब कि इस सेट में जो आपने ये फंक्शन का सेट बन जिसको आप फंक्शन बोल रहे हो, उसमें ये नहीं आ सकता A1 कॉमा B2 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एक जगह पे तो आपने A1 कॉमा B1 ले लिया और एक जगह पे A1 कॉमा B2 ले लिया। मतलब A1 B1 से भी रिलेटेड है और A1 जो है वो B2 से भी रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं हो सकता, एक एलिमेंट से ही रिलेट होगा। तो ये वाला एलिमेंट तो नहीं आ सकता, क्योंकि एक बार हम A1 को B1 से रिलेट कर चुके हैं। मतलब B1 तो एक सिर्फ B का एलिमेंट है, इसको आप इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ही बार आना चाहिए। जैसे A1 एक बार आया, A2 एक बार आया, A3 एक बार आया, A4 एक बार आया, इस तरह से सिर्फ एक ही बार आएगा वो। नेक्स्ट क्या है इसमें? देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट दिखाऊँ आपको, ईच इनपुट हैज़ वन एंड ओनली वन आउटपुट, ठीक है। जैसे हमने दिखाया, मतलब कि A1 का आउटपुट यहाँ B1 हो गया, A2 का आउटपुट B1 हो गया। इस तरह से है यहाँ पे आउटपुट का मतलब। इनपुट क्या है? जो A के एलिमेंट है वो इनपुट है। A1 A2 A3 वो इनपुट है। तो ईच एलिमेंट हैज ओनली वन आउटपुट। नो एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज लेफ्ट विदाउट एन इमेज। मतलब कि जब आप ए के एलिमेंट को कवर करोगे तो कोई सा भी ए का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट कवर हो पा रहे हैं। वन टू मैनी मैपिंग इज नॉट अलाउड। मतलब कि A1 जो है वो ज़रूरी नहीं फिर से दोबारा से किसी से मैप करो, किसी B2 से, फिर A1 को किसी B3 से मैप कर दिया। बट रिलेशन में वो अलाउड होता था, बट फंक्शन में वो अलाउड नहीं है। तो ये वाले एलिमेंट नहीं आ सकते। तो यही 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं अगर आप फंक्शन बनाना चाहते हो, अगर आप या फिर फंक्शन को रिलेशन की हेल्प से पढ़ना चाहते हो। सो अब मेनली फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? अगर आपने फंक्शन डिफाइन करा है A टू B, A कोई सेट है और B भी कोई सेट है, तो फंक्शन A टू B डिफाइन करा, तो उसमें जो A होगा, जहाँ जैसा कि ये दिख रहा है, A उसका डोमेन हो जाएगा और B उसका कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से डिफाइन हो रहा है वो डोमेन है और जहाँ तक डिफाइन हो रहा है वो कोडोमेन है। फिर हर किसी एलिमेंट की इमेज होगी। जैसे कि रिलेशन में हमने कहा था कि हर एक एलिमेंट एक किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होगा। A B से रिलेटेड है, तो वो A क्रॉस B का सबसेट था फंक्शन। तो यहाँ पे A की इमेज क्या है? वो FA है, ठीक है। उसको हमने नाम दे दिया B, FA को नाम दे दिया हमने स्मॉल b। तो स्मॉल a की जो इमेज है अंडर F, वो क्या है? FA है। तो फंक्शन में हमेशा हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, डोमेन, कोडोमेन और इमेज। अब इमेज वाले सेट्स जो बन रहा है आपका, मतलब A आपने F को यहाँ से डिफाइन करा A सेट से। अब ज़रूरी नहीं वो B को पूरा का पूरा कवर कर लेगा। हो सकता है जब F A को यहाँ मैप कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर ही मैप हो जाए, ज़रूरी नहीं पूरा B को कवर करे। मतलब कि A की इमेज, A1 की इमेज, A2 की इमेज, A3 की इमेज, A4 की इमेज, वो हो सकता है इसके अंदर ही हो। मतलब सारे के सारे हो सकता है B एक ही एलिमेंट से मैप हो जाए, बाकी एलिमेंट जो है वो बाहर है, ठीक है। मतलब F A1 की भी वैल्यू B1 है, F A2 की वैल्यू भी B1 है। ऐसा हो सकता है। फंक्शन जो है वो सारे के सारे एलिमेंट को एक ही पे मैप कर रहा है,
A3 की भी इमेज जो है वो B1 है, A4 की भी इमेज जो है वो B1 है। तो यहाँ पे इमेज सेट क्या बनेगा, वो सिर्फ B1 ही बनेगा, F का इमेज सेट, ठीक है। इसको हम रेंज भी बोलते हैं, F की रेंज। तो इसको हम एक और पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे F(A2) भी एक फंक्शन डिफाइन करा है, उसका डोमेन क्या है, A1 A2 A3 A4, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है आपको, A से B पे मैप करा गया आपका फंक्शन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, वो A1 को A2 A3 A4 को कहाँ कहाँ मैप कर रहा है, B2 पे, B4 पे और B5 पे, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट जो है वो छूट गए हैं B में से। कौन कौन से रह गए हैं, वो B1 रह गए हैं और B3, जो किसी पे भी मैप नहीं हो रहा है A का एलिमेंट। तो कोडोमेन तो आपका पूरा B ही रहेगा, B1 B2 B3 B4। कोडोमेन में सॉरी, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आने हैं, B5 भी आएगा, जैसे कि B5 लिखा हुआ है, ठीक है, B5 भी आएगा। तो ये कोडोमेन ऑफ B बना, सॉरी कोडोमेन ऑफ द फंक्शन F। अब हमारे पास रेंज की बात आती है। रेंज वही होंगे जो जो एलिमेंट A के एलिमेंट, A का पूरा सेट आप देखो, A के पूरे सेट में A1 A2 A3 A4 है, वो कहाँ मैप हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ B2 को कवर कर पा रहे हैं, B4 को मैप हो रहा है और B5 पे मैप हो पा रहे हैं। तो इसकी रेंज जो बनी, F की जो रेंज बनी, वो B2 B4 और B5 ही बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगी। या फिर इमेज ऑफ F भी बोला जाता है, इमेज ऑफ F ऐसे भी लिखा जाता है। वो क्या बना सेट आपका, B2 B4 B5, सिर्फ ये बने। या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं रेंज ऑफ F, ठीक है। मतलब जितने एलिमेंट आपने B के यूज करे एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए A to B, तो वो उसकी रेंज बन गए। और बाकी कोडों में तो आपको पूरा का पूरा सेट होता है, B1 B2 B3 B4 B5, ये आपका पूरा का पूरा कोडोमेन होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है 1-to-1 फंक्शन, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, या फिर इंजेक्शन भी बोला जाता है उसे। तो हमारे पास 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, फंक्शन f is said to be 1-to-1 और इंजेक्टिव if and only if fa is equal to fb implies a is equal to b। तो इनको सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे समझ लो, अगर आपका कोई फंक्शन है जो a to b डिफाइन किया गया है, ठीक है, तो a के एलिमेंट को वो सिर्फ और सिर्फ किसी b के a के एलिमेंट पे मैप करेगा। मतलब कि 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे A1 A2 A3 है, मान लो 3 एलिमेंट्स है, तो वो यहाँ पे एक एलिमेंट एक से मैप होगा, फिर A2 किसी दूसरे से मैप होगा, A3 किसी तीसरे से मैप होगा। ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों एलिमेंट, अगर A1 A2 A3 जो है वो मान लो कि आपके ये तीनों के तीनों एक ही से मैप हो जाए B पर, B मान लो B1 से मैप हो जाए, और इसमें B2 B3 भी है, A1 भी B1 से मैप हो गया, A2 भी B1 से, A3 भी B1 से, तो ये नहीं होगा 1-to-1। 1-to-1 का मतलब है एक एक एलिमेंट मैप हो रहा है, दोनों के सामने आमने एक ही एलिमेंट है। A1 के साथ B1 मैप हो गया, A2 B2 के साथ हो गया और A3 B3 के साथ हो गया, तो ये 1-to-1 फंक्शन बन गया। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम हमेशा जो है वो ग्राफ बना के या फिगर बना के देख सकें फंक्शन को कि वो 1-to-1 होता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। हम हर फंक्शन को इजीली ग्राफिक के थ्रू नहीं देख सकते हैं, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स भी आ जाते हैं कभी कभी डोमेन और रेंज में। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके चलते हैं। मतलब फंक्शन किन्हीं दो एलिमेंट की जो इमेजेस हैं, हम वो मान के चल रहे हैं कि वो इक्वल है। मतलब कि एफ ए की भी इमेज सेम है और एफ बी की भी इमेज सेम आ रही है। तो हम ये चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, और सॉल्व करते हुए अगर हमारे पास a इज इक्वल टू बी आ गया, तो हम बोलते थे कि फंक्शन 1-to-1 है। मतलब कि a और b की अगर इमेजेस सेम है, तो a और b भी सेम ही है, इसका मतलब वो 1-to-1 है। समझ आया ये? मतलब कि हमने देखो a की इमेज ली और b की इमेज ली, और वो दोनों इमेजेस सेम ही है, ठीक है, मतलब सेम वैल्यू दे रही है। मतलब एफ ए की वैल्यू भी 2 है, एफ बी की वैल्यू भी 2 है, मान लो ऐसे चलते कि दोनों की इमेज सेम है। तो हमें लास्ट में क्या प्रूफ करना होगा, a इक्वल टू बी। अगर लास्ट में प्रूफ करते करते आपके पास a इक्वल टू बी आ गया, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो 1-to-1 आ जाएगा। अब इसको ना आप दूसरी तरह से भी यूज़ कर सकते हो। ये एक्चुअल में मैथमेटिकली क्या बना, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट ही तो है जो आप लॉजिक्स में पढ़ के आए हो, कि अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो वो इम्प्लाई कर रहा है इफ दिस, मतलब इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी देन ए इज इक्वल टू बी। तो आप इसका कंट्रा पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा, ए नॉट इक्वल टू बी इम्प्लाई एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। तो आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने लॉजिक्स में पढ़ा है ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, ये और ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इक्विवेलेंट है। तो हम मोस्टली अभी ये यूज़ करेंगे। अगर कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि ए नॉट इक्वल टू बी इम्प्लाइज एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी।
तो इसको एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारा कोई फंक्शन है ए टू बी, ठीक है, यहाँ पे ए में कितना एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, और आपके पास बी में कितना एलिमेंट है, 1 to 6। अब आप देखो यहाँ पे एक एरो सिर्फ एक ही एलिमेंट को एक जगह मैप कर रहा है। देखो ए को 2 पे मैप करा, फिर बी को 1 पे मैप कर दिया, सी को 4 पे, डी को 3 पे एंड ई को 6 पे। ऐसा नहीं हो रहा कि दो एलिमेंट किसी एक पे ही मैप हो रहा है, तो यहाँ पे 1 to 1 मैपिंग हो गई है ये, तो इसको बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन। चाहे तो कुछ एलिमेंट छूट भी जाए, जैसे यहाँ पे 5 छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट छूट सकते हैं, लेकिन फंक्शन में तो हमें ये सारा एलिमेंट कवर करना होता है, ए बी सी डी ई, ये सारे एलिमेंट हमने कवर करे हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट कवर करना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन हाँ, एक एलिमेंट एक पे ही मैप होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो एलिमेंट एक पे मैप हो गए। तो इसमें देख लो डोमेन ए बी सी डी ई है, कोडोमेन आपका 1 2 3 4 5 6 है, और रेंज आपकी क्या है, 1 2 3 4 6, क्योंकि 5 कहीं भी किसी एलिमेंट, कोई सा भी ए का एलिमेंट जो है वो 5 पे मैप नहीं हो रहा है, तो इसलिए 5 रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज ऑफ एफ आप यहाँ पे नोट कर लो, अगर आपको रेंज में कन्फ्यूजन है कि रेंज क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 6 है। और ये 1 to 1 फंक्शन का एक आपका ग्राफ है, इसको अच्छे से समझ लो कैसे होता है 1 to 1 फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन, या फिर सर्जेक्शन भी बोलते हैं। अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन। मतलब आपने ए टू बी कोई फंक्शन डिफाइन करा है अगर, और बी में आप कोई सा भी एलिमेंट उठाते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बी में आपने वाई उठाया, तो उसकी एक प्री इमेज होनी चाहिए यहाँ पे एक्स। मतलब कि जब एफ एक्स को वाई पे मैप कर रहा है फॉर एवरी वाई इन बी, ठीक है ना, मतलब बी का कोई सा भी एलिमेंट उठा लो वाई, उसको हमने वाई नाम दे दिया, तो उसकी प्री इमेज कहाँ है, एक्स। तो एफ जो है वो एक्स को कहाँ मैप कर रहा है, वाई पे। तो इसका मतलब होता है कि बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज ऑन टू इफ फॉर एवरी वाई इन बी, ठीक है ना, यहाँ पे एवरी आ रहा है वर्ड, मतलब कि बी का कोई सा भी एलिमेंट उठा लो जिसको आप वाई बोल रहे हो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एक्स इन ए, ठीक है, एटलीस्ट वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, एक एक्स जरूर होना चाहिए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हो सकते हैं दो भी हो जाए, जैसे कि देखो ऐसे अगर हमने एक फंक्शन ले लिया एफ ए टू बी, यहाँ पे मान लो ए बी सी है, यहाँ सिर्फ 1 2 है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ए जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, बी भी जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, और सी जो है वो 2 पे मैप हो गया। तो क्या है, 1 की प्री इमेज क्या क्या है, 1 की प्री इमेज है ए और बी। क्यों, क्योंकि जब मैं एफ ए पे अप्लाई कर रहा हूँ तब भी 1 मिल रहा है, और जब मैं एफ बी पे अप्लाई कर रहा हूँ तब भी वो 1 मिल रहा है। और 2 की भी प्री इमेज है, 2 की प्री इमेज क्या है, वो है सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे इसलिए प्री इमेज का वर्ड आया था यहाँ पे, प्री इमेज। डोमेन के अंदर एक प्री इमेज जरूर होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एटलीस्ट इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है। एटलीस्ट का यहाँ पे सेंस इसलिए बन रहा है कि एक से ज़्यादा प्री इमेजेस भी हो सकती हैं ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक फंक्शन है 1 2 3 ए बी सी पे मैप हो रहा है जो, तो F1 ए पे मैप हो रहा है, F2 बी पे मैप हो रहा है, F3 सी पे मैप हो रहा है, तो हर किसी की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है ना। यहाँ पे F जो है वो A to B है आपका, यहाँ पे A B C, और यहाँ पे 1 2 सॉरी F यहाँ पे 1 2 3 है, और यहाँ पे A B C है। तो A की प्री इमेज क्या है, 1 है, 2 B की प्री इमेज 2 है, और C की प्री इमेज 3 है। तो सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है कोडोमेन में, तो इसलिए ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ इज 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। फंक्शन एफ इज अ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस और अ बाइजेक्शन। तो मतलब कि हमारे पास बाइजेक्शन फंक्शन क्या होता है, जो कि 1 to 1 हो और ऑन टू हो, दोनों हो, ठीक है। तो इसलिए वर्ड यूज होता है बाइजेक्शन, मतलब जो सर्जेक्शन भी है और इंजेक्शन भी है, तो वो आपका फंक्शन बनेगा बाइजेक्शन, मतलब 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। और इसको ये भी यूज करते 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब कि एक एलिमेंट के साथ एक ही इमेज मैप होगी, ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट जो है वो एक पे ही मैप हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो मान लो ए आपका 1 पे मैप हो गया, सी आपका 2 पे मैप हो गया, और बी आपका 3 पे मैप हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, एक एलिमेंट के सामने एक ही एलिमेंट होगा, ऐसा नहीं है कि ए और बी जो है वो किसी एक पे ही मैप हो जाए, मतलब ए और बी की जो इमेजेस है
दोनों की एक ही सेम हो जाए, 1 हो जाए, तो ये फिर क्या नहीं होगा, ये 1 to 1 नहीं रहेगा। 1 to 1 होने के लिए क्या होता है कि एक एलिमेंट एक से ही मैप हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि दो एलिमेंट एक से मैप हो रहा है, ठीक है। और ऑन टू क्या होता है कि आपने कोडोमेन में कोई सा भी पॉइंट उठाया तो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाए, कहाँ पे, डोमेन में, तो वो भी हो रहा है। तो जब दोनों चीज़ें होंगी तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, बाइजेक्शन। दोनों को मर्ज कर दिया कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, 1 to 1 की भी और ऑन टू की भी। लेकिन इंडिविजुअली जो आपने देखा था, इंडिविजुअली ऑन टू में हमने ऐसा भी फंक्शन बनाया था कि जहाँ पे मान लो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ मैप हो रहा है ए टू बी, बी में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये देखो 1 भी ए पे मैप हो गया, 2 भी ए पे मैप हो गया, 3 भी ए पे मैप हो गया, तो ये फंक्शन ऑन टू तो हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 to 3 की सेम इमेज आ रही है, 3 एलिमेंट एक ही पे मैप हो रहा है, मैनी टू 1 फंक्शन हो गया ये, मतलब मैनी एलिमेंट जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, तो मैनी 1, तो ये मैनी 1 फंक्शन है, तो ये फंक्शन 1 to 1 नहीं कहलाएगा। 1 to 1 का मतलब है एक एलिमेंट के साथ एक ही मैप होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू जैसे आप ये वाला एग्जाम्पल देख लो, 1 2 3 ABC पे मैप हो रहा है और हर एक की एक ही इमेज है। देखो 1 की ए है, 2 की बी है, 3 की सी है, ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है। तो ये 1 to 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, बाइजेक्शन बन जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, इज द फंक्शन f(x = x² फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर टू द सेट ऑफ इंटीजर इज बाइजेक्टिव। तो मतलब फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन किया गया है, इंटीजर से लेके इंटीजर पर ही है वो, तो इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। तो क्या ये आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, मतलब 1 to 1 ऑन टू होगा। तो 1 to 1 तो देखो ये किस तरह से फेल हो जाएगा, आपने क्या करा, -1 और 1 कहाँ मैप होंगे, ये दोनों की इमेजेस सेम आएगी कि नहीं आएगी, ये दोनों की इमेजेस हमेशा 1 आती है, तो इसलिए हम इसको इक्वलिटी में रख सकते हैं। लेकिन क्या 1 = -1 होता है, नहीं होता, 1 is not equal to -1। तो हमने क्या सीखा था कि अगर आपको किसी को 1 to 1 प्रूव करना है तो f(a = f(b) लेके चलोगे और वो इम्प्लाई करेगा कि a = b आ जाए। तो ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो 1 to 1 है। बट ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि 1 is not equal to -1 है, तो ये 1 to 1 यहाँ पे नहीं होगा। तो जो फंक्शन 1 to 1 ही नहीं है वो ऑन टू वो बाइजेक्टिव कैसे हो जाएगा। और जहाँ तक रही ऑन टू की बात, तो देखो z में कोई सा भी, यहाँ पे कोई सा भी एक एलिमेंट हो तो उसकी प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो f का डोमेन है z। तो मैंने अगर z में यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है, मतलब आपका फंक्शन जो है वो यहाँ से यहाँ डिफाइन किया गया है, ये भी z है और ये भी z है, ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया गया है। अगर मैंने यहाँ पे 3 ले लिया तो 3 की प्री इमेज क्या होगी, मतलब f में किस एलिमेंट पे अप्लाई करूँ कि मुझे 3 मिल जाए। तो f जब, और क्योंकि यहाँ पे f(x) किस तरह से वर्क करता है, वो हर किसी एलिमेंट को उसको स्क्वायर पे मैप कर देता है, तभी यहाँ पे f-1 क्या हो रहा था, -1 का स्क्वायर हो रहा था, और f1 क्या हो रहा था, वो 1 का स्क्वायर हो रहा था, और दोनों 1 = 1 हो गए थे। लेकिन ये इम्प्लाई क्या कर रहा था, 1 is not equal to -1, मतलब कि प्री इमेजेस सेम नहीं है। प्री इमेजेस क्या है, ये -1 और 1, प्री इमेजेस तो सेम है ही नहीं ना, लेकिन इमेजेस सेम है, तो इसलिए 1 to 1 फेल हो गया था। लेकिन अब यहाँ पे आप क्या रखोगे कि उसकी इमेज जो है वो 3 बन जाए, तो ऑब्वियसली आपको √3 रखना पड़ेगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर जब होगा, क्योंकि फंक्शन क्या करता है, हर एक x को उसके स्क्वायर पे मैप कर रहा है, यहाँ पे x को उसके स्क्वायर पे मैप कर रहा है, तो 3 तो मिल जाएगा। लेकिन √3 क्या z में होता है, √3 डोमेन में होगा ही नहीं, वो यहाँ पे होगा ही नहीं, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इस तरह आपको बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी इमेज सेट जो है वो सिर्फ स्क्वायर का है, मतलब कि जो भी एलिमेंट आएगा 1, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, इस तरह से। तो जो इमेज ऑफ f है वो ये सेट बनेगा पूरा, इमेज बोलो या फिर रेंज ऑफ f 1625, सिर्फ इन्हीं की प्री इमेजेस होगी, 1 4 9 16 25 की प्री इमेजेस होंगी, अदरवाइज बाकी एलिमेंट्स की इमेजेस नहीं होंगी, तो ये ऑन टू नहीं होगा। और ये 1 to 1 भी नहीं था, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। सो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास R डिफाइन किया गया है, f(x = 2x + 3। तो ये पूछा है बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो सबसे पहले हम 1 to 1 चेक कर लेते हैं, f(a) = f(b) लेके चलते हैं हम। तो f(a) कहाँ मैप होगा, 2a + 3 पे मैप होगा, और f(b) कहाँ मैप होगा, 2b + 3, क्योंकि फंक्शन कैसे दे रखा है, वो x को कहाँ मैप करता है, 2x + 3 पे मैप करता है। तो ये 2a + 3 हो गया, 2b + 3 हो गया। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2a + 2b, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a = b।
तो यही हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला था कि अगर हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है तो क्या ए इज इक्वल टू बी हो रहा है, तो ये हमेशा होगा ऐसा, क्योंकि हम जर्नल लेके चल रहे हैं, हम कोई पर्टिकुलर केस लेके नहीं चल रहे, हमने ए और बी जर्नल ही लिया है, तो ये 1 to 1 हो जाएगा, इम्प्लाइज एफ इज 1 to 1। ठीक है, अब देख देते हैं ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब ये हुआ हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर टू आर, मतलब कि मैं यहाँ पे कोई सा भी y एलिमेंट लूँ तो y की क्या प्री इमेज होगी, मतलब कि मैं यहाँ पे क्या रखूँ डोमेन में कि मुझे y मिल जाए। तो उसका तरीका क्या होता है, उसका सिंपल तरीका मैं आपको बता दूँ, जब भी आपको ऐसा कोई फंक्शन है उसकी प्री इमेज निकालनी हो, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 रखा है ना, तो आप क्या करो, एफ एक्स को y मान लो, तो यहाँ से y मान के क्या मिलेगा, y - 3 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y - 3/2 इज इक्वल टू x। तो आप क्या रखो यहाँ y - 3/2 रख दो, तो क्या होगा, ये कहाँ मैप होगा, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन f वो क्या करता है, जो भी x होता है उसको 2 टाइम्स करके उसमें 3 ऐड कर देता है, तो 2 टाइम्स करेगा ये जो भी उसके आर्गूमेंट में दे रखा है y - 3/2 और उसमें 3 ऐड कर देगा, तो 2 से 2 कैंसिल, y - 3 + 3 तो ये y आ जाएगा। तो हमें यही तो चाहिए था, हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जिसपे f अप्लाई करें, y - 3/2 पे मैंने f अप्लाई करा तो मुझे y मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑन टू भी हो गया। तो इसको बनाने का तरीका क्या था, मैंने क्या करा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करके बनाया इसको, जो भी आपको एफ एक्स है उसको y मान लो और फिर x की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए, 2x + 3 जो भी फंक्शन की वैल्यू थी वहाँ से मैंने x को निकाल लिया, तो जो x आया वो y - 3/2 आया, तो वही प्री इमेज है y की इसकी। तो ये तरीका है ऑन टू नेस प्रूफ करने का, मतलब कि सर्जेक्टिव प्रूफ करने का। तो ये 1 to 1 भी हो गया और ये ऑन टू भी हो गया, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, तो यस ये बाइजेक्टिव है। सो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। इसको हम जो पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब ये कैसे काम करता है, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 2.5 वैल्यू आपकी, तो आप इससे छोटे इंटीजर देखोगे या इसके इक्वल इंटीजर, तो 2.5 इंटीजर नहीं होता, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 1, 0, -1, ये सारे के सारे जो इसके लेफ्ट साइड पे हैं इससे छोटे इंटीजर से या इसके इक्वल इंटीजर है। अब इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है, इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, इनमें सबसे ग्रेटेस्ट है 1, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी, जो फ्लोर फंक्शन आप लिख रहे हो 2.5, इसकी वैल्यू होगी, सॉरी इससे छोटा इंटीजर 2 भी है ना, तो इसकी वैल्यू होगी 2। मतलब कि जो भी इससे छोटे और इक्वल इंटीजर्स हैं उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू देगा, 2 वैल्यू दे दी। जैसे फॉर एग्जांपल 3.4 ले लिया आपने, इससे छोटा इंटीजर 3 है, 2 है, 1 है। अब इनमें जितने भी छोटे इंटीजर हैं इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, इनमें सबसे ग्रेटेस्ट है 3, तो 3.4 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 आएगी। और अगर आप नेगेटिव में जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप गए -3.4 पे, तो अब -3.4 से छोटा इंटीजर और कौन कौन सा है, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। अब इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, वो है -4। और अगर इंटीजर आ जाए कोई 2 आ गया तो 2 की वैल्यू 2, तो इस तरह से वर्क करता है। तो इसका आप अगर फंक्शन बनाना चाहो तो फंक्शन कैसे बनता है, जब x > 0 और <1 है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपने x यहाँ पे डाला और x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है, x लाइंग बिटवीन 0 और 1, 0 इंक्लूडेड है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी, जो कि मैंने यहाँ इसके सामने लिख दी है 0, ठीक है। इसी तरह आप इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, अगर x की वैल्यू > 1 और <2 है तो 1 आएगा, x की वैल्यू > 2 और <3 है तो 2 आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह नेगेटिव साइड पे चले जाओ, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर और इक्वल और <0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -1। जो भी इंटीजर, मतलब मैंने x कहाँ अप्लाई करा, अब x मैंने यहाँ से लिया है, कोई सी भी x ले लो इसमें से, इस डोमेन के अंदर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में कुछ भी ले लो, जब आप उस पर फ्लोर फंक्शन अप्लाई करोगे या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -1 ही आएगी। यही बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको। इसी तरह आप इसको बैक साइड और लेके जा सकते हो, जितना मर्जी चाहे ले जाओ, तो इसकी वैल्यू -2 आएगी यहाँ पे, फिर x की वैल्यू > -3 और <-2 पे क्या आएगी, -3
एंड सो ऑन, फिर डॉट डॉट लगा के इसको छोड़ दो। तो इस तरह से बनता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब क्या ये 1 to 1 होगा, क्या ये ऑन टू होगा, ये देखना है हमें। तो देखो ये 1 to 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब मैं 2.3 वैल्यू ले रहा हूँ उसकी भी वैल्यू 2 आ रही है, और 2.9 ले रहा हूँ तो उसकी भी वैल्यू 2 आ रही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, मतलब जो इनसे छोटा इंटीजर है और उनमें जो सारे छोटे इंटीजर्स हैं उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, वो 2 ही है। बट 2.3 जो है वो इक्वल नहीं होता 2.9 के। तो यहाँ 1 to 1 फेल हो गई। 1 to 1 क्या कहता है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो एफ फंक्शन या फ्लोर फंक्शन ही है। तो ए की वैल्यू क्या रखी है आपने 2.3 और बी की वैल्यू क्या रखी है 2.9, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये 1 to 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट किस पे, ऑन टू पे। तो आपका फंक्शन पहले देखना पड़ेगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है। आपका फंक्शन है एफ आर टू जेड डिफाइन किया गया है। ठीक है, आर टू जेड डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जेड में कोई सी भी वैल्यू उठाऊं, यहाँ पे कोई सा भी इंटीजर उठाऊं, मैंने मान लो वाई इंटीजर उठाया, तो उसकी प्री इमेज क्या होगी। तो इंटीजर में कोई सा भी आप इंटीजर उठा लो, देखो उसकी ये इमेज सेट है, इसमें सारे के सारे इंटीजर्स आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसमें सारे के सारे इंटीजर हैं, तो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर तो रही है। क्या कर रही है, -3 की प्री इमेज क्या होगी, -3 की प्री इमेज एक्स, इसमें से कोई सा भी एक्स उठा लो वो उसकी प्री इमेज होगी। ठीक है, तो आपको ये ऑन टूनेस मतलब ये ऑन टू फंक्शन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जेड में उठा लिया 5, तो मतलब मैं एफ में क्या रखूँ, या फिर फ्लोर फंक्शन में जो कि फ्लोर फंक्शन है उसमें क्या रखूँ कि मुझे 5 मिल जाए। आपने वाई की वैल्यू 5 ली, तो मैं यहाँ पे 5 ही रख देता हूँ, तो उसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। या फिर आपने फॉर एग्जांपल 4 ले लिया, तो 4 की प्री इमेज क्या होगी 4 हो जाएगी। इवन बहुत सारी हो जाएंगी, 4.1 भी हो जाएगी, 4.2 भी हो जाएगी। ये सब कहाँ पे मैप होंगे, ये सब 4 पे मैप होंगे। तो हमारे पास बहुत सारी इनफाइनाइट प्री इमेजेस हैं किसी भी के लिए, किसी भी एलिमेंट, किसी भी इंटीजर के लिए। नेगेटिव ले लो -3, तो -3 की प्री इमेज -3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन ऑन टू बनेगा। बट अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस फंक्शन को मैंने अब क्या किया, मैंने R2R ले लिया, तो 1 to 1 तो पहले ही नहीं हो रहा था, 1 to 1 अभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4.3 ले लो और 4.4 ले लो, इसकी इमेजेस क्या आएंगी 4 आएगी। जो भी फंक्शन, जो भी मतलब इंटीजर है जो उसके लेस है या इक्वल है, उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो 4 है, तो ये 1 to 1 नहीं रहेगा। अब ऑन टू की बात करते हैं। क्या 2.5 की मुझे कोई प्री इमेज मिलेगी, मतलब कि मैं फ्लोर फंक्शन में x की क्या वैल्यू रखूँ कि वो मुझे 2.5 पे मैप करा दे, तो ये कभी भी मैप हो ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लोर फंक्शन हमेशा कहाँ मैप होता है, उसकी जो रेंज सेट होती है फ्लोर फंक्शन की, जो इमेज सेट होती है वो हमेशा एक इंटीजर सेट होती है, वो इंटीजर ही बनता है। तो 2.5 पे तो कोई सा भी एलिमेंट मैप होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ऑन टूनेस फेल हो जाएगी, तो ये ऑन टू भी नहीं रहेगा। तो अगर मैंने कोडोमेन चेंज कर दिया था, उससे उसकी ऑन टूनेस पे, सर्जेक्टिविटी पे असर पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये ऑन टू भी नहीं होगा। ऊपर वाले केस में ऑन टू हो रहा था क्योंकि वहाँ पे R2Z डिफाइन किया गया था। अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, इसको जो मेनली पढ़ा जाता है वो इस तरह से पढ़ा जाता है, लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। मतलब क्या, आपने अब एक्स लिया है यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4.5, अब इससे जितने भी बड़े इंटीजर या इक्वल इंटीजर है, इससे बड़ा इंटीजर नेक्स्ट कौन सा आएगा 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब इसमें जो लीस्ट होगा, तो लीस्ट क्या है वो है 5, तो इसको हम सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, तो इसमें ऊपर की तरफ से क्लोज करा जाता है इसको। तो 4.5 की क्या वैल्यू आएगी 5, तो मतलब उसके नेक्स्ट जा रहे हैं। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर था वो नीचे जाता था, उसकी वैल्यू 4 आ जाती थी। फॉर एग्जांपल आपने उठा लिया 6.999, तो उसके नेक्स्ट इंटीजर क्या है 7 है 8 है 9 है, तो फ्लोर फंक्शन में 6.99 की वैल्यू क्या बनेगी 7 बनेगी। इसी तरह नेगेटिव देख लो,
नेगेटिव में मैंने लिया फॉर एग्जांपल -2.4, तो इससे बड़ा इंटीजर कौन सा है? -2 है सबसे पहले, तो फिर -1 है, फिर फिर 0 है, फिर 1 है। ये सारे इंटीजर हैं जो इससे बड़े हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब कि इससे ग्रेटर और इक्वल। अब जब मैं इसमें इसकी वैल्यू निकालूंगा सीलिंग फंक्शन की -2.4 की, तो वो क्या वैल्यू आएगी? जो इससे बड़े इंटीजर है उसमें जो सबसे लीस्ट है वो कौन सा है? -2। तो इस तरह से वर्क करता है आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ f(x), ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी? तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा कुछ भी ले लो तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी, और 2 से लेस। इसी तरह लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 एंड सो ऑन। इसी तरह आप बैक साइड जा सकते हो, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन -1, तो -1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर रखा है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। इसी तरह लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन -2, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? -1 आएगी। तो पीछे बैक साइड में आप इसको अब एक्सटेंड कर सकते हो पूरा। तो ये फंक्शन अगेन 1 to 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे आपको वैल्यूज मिल जाएंगी फ्लोर फंक्शन में, फॉर एग्जांपल 2.5 और 2.6। इसकी आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। ऊपर से क्लोज करना है, सीलिंग फंक्शन है। तो दो वैल्यू मिल गई जो कि सेम इमेज दे रही है 3, बट वो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। 2.5 जो है वो इक्वल नहीं होता 2.6 के, तो ये 1 to 1 नहीं होगा। अब ऑन टूनेस, अगर आपका फंक्शन R to Z डिफाइन है तो ये ऑन टू तो हो जाएगा, मतलब कि f R to Z डिफाइन किया गया है। अब आप कोई सा भी इंटीजर उठा लो, मान लो मैंने उठाया -3, तो -3 की प्री इमेज क्या होगी? मतलब मैं फ्लोर फंक्शन, इस सीलिंग फंक्शन में क्या रखोगे? मुझे -3 मिला है तो -3 रख देते हैं, तो उसकी वैल्यू -3 आ गई, तो ये ऑन टू हो जाएगा। अगर ये R to Z डिफाइन किया गया है तब ये ऑन टू होगा, ठीक है। तो ऑन टू ये हो गया। अब अगर हम इसी फंक्शन को चेंज कर दें, R to R ले लें, तो 1 to 1 तो अभी भी नहीं होगा, ठीक है, और ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं f R to R ले रहा हूँ और R में मैंने वैल्यू ले ली मान लो 3.6, तो 3.6 से क्या प्री इमेज लोगे आप? मतलब सीलिंग फंक्शन में क्या कौन सा x रखोगे कि वो 3.6 पे मैप हो जाए? बट ये तो हमेशा इंटीजर पे ही मैप होता है। सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, दोनों के दोनों हमेशा इंटीजर्स पे ही मैप होते हैं, तो ये कभी भी 3.6 पे मैप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 3.6 की कोई प्री इमेज हमें नहीं मिलेगी, तो ये ऑन टू यहाँ पे नहीं होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन a to b डिफाइन किया गया है तो इनवर्स ऑफ f को आप किससे डिनोट करते हो? f इनवर्स से, मतलब f की पावर -1 लगा के डिनोट करते हो, और वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा? वो b to a हो जाएगा फंक्शन। मतलब कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x होगा इफ एंड ओनली इफ fx इज इक्वल टू y हो, ठीक है। मतलब आपका फंक्शन जो है वो a to b डिफाइन किया गया है, फंक्शन f यहाँ पे इसका a है मैप, और ये b पे मैप कर रहा है इसको। तो अगर y को यहाँ है, इसकी p इमेज होगी x, तो आप कैसे लिखोगे? f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, और ये तभी होगा अगर fx इज इक्वल टू y होगा। ये दोनों इफ एंड ओनली इफ में चलते हैं कि प्री इमेज y की जो प्री इमेज है वो x तभी बनेगी जब x की इमेज y होगी। इमेजिन करके सोचो कि अगर आपका फंक्शन जो है वो 1 to 1 नहीं है तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऑन टू तो है बट 1 to 1 नहीं है। आपका फंक्शन है f, मान लो वो a to b डिफाइन किया गया है, a में a b c एलिमेंट है और b में सिर्फ और सिर्फ 3 है। अब वो a भी 3 पे मैप हो रहा है, b भी 3 पे, c भी 3 पे मैप हो रहा है, तो क्या f इनवर्स ऑफ 3 क्या होगा? f इनवर्स ऑफ 3 a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है। तो ये ऑन टू तो था, लेकिन इसमें इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा 3 का। क्यों? क्योंकि 3 का इनवर्स जो है वो a भी आ रहा है और b भी आ रहा है, c भी आ रहा है। प्री इमेज तो एग्जिस्ट कर रही है, प्री इमेज a b c तीनों है, यहाँ पे इसमें कंफ्यूज मत होना आप। प्री इमेज है लेकिन इनवर्स नहीं है। 3 का इनवर्स जो है वो एक ही हो सकता है, या तो a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है। तो इनवर्स निकालने के लिए किसी एलिमेंट का हम फंक्शन का 1 to 1 होना और ऑन टू होना दोनों ज़रूरी है, ठीक है। तो वही चीज़ है नेक्स्ट, अ फंक्शन f a to b हैज़ एन इनवर्स दैट इज f इनवर्स फ्रॉम b to इफ एंड ओनली इफ f इज बाइजेक्टिव, ठीक है। मतलब वो 1 to 1 भी हो और
ऑन टू बी हो तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। सो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स जेड टू जेड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इज एफ इन्वर्टिबल एंड इफ सो व्हाट इज इट्स इन्वर्स। तो इन्वर्टिबल होने का मतलब है 1 to 1 ऑन टू चेक करना है। तो 1 to 1 ऑन टू चेक करने के लिए आप क्या करते हो, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी पुट करते हो। तो एफ ए की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस वन। क्यों, क्योंकि एफ क्या करता है, वो एक्स को एक्स प्लस वन पे मैप करता है। तो ए को कहाँ करेगा, ए प्लस वन पे, बी को कहाँ करेगा, बी प्लस वन पे। तो 1 से 1 कैंसिल, ए इज इक्वल टू बी। तो ये क्या हो गया, 1 to 1 हो गया। अब सिमिलरली ऑन टू, मतलब कि आप यहाँ पे क्या, फॉर एग्जाम्पल एफ आपका जेड टू जेड फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे अगर मैंने वाई लिया तो वाई की प्रीमिस क्या रखोगे आप, मतलब एफ में क्या रखोगे तो आपको वाई मिल जाए। अब ये हमेशा हर एक एलिमेंट को एक्स प्लस वन पे मैप करता है ना, एक्स को एक्स प्लस वन पे मैप करता है आपका फंक्शन एफ। तो आप वाई लाना चाहते हो, अगर मैं यहाँ पे वाई माइनस वन रख दूँ तो क्या होगा, वाई माइनस वन कहाँ मैप होगा, वाई माइनस वन प्लस वन पे। तो क्या बनेगा, वाई तो बनेगा। तो ये फंक्शन क्या हुआ आपका, ये फंक्शन आपका ऑन टू भी हो गया। तो जो फंक्शन ऑन टू होता है वो इन्वर्टिबल होता है। तो इन्होंने पूछा था इज एफ इन्वर्टिबल, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज इट्स इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने का तरीका होता है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट कर दो आप, कहाँ पे, जो आपको फंक्शन गिवन है वहाँ पे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करा फंक्शन में, आपका फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन था। तो मैंने एफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया, वाई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस वन। और आप क्या करो, अब x को क्या पुट कर दो, x को वापस से आप f इनवर्स ऑफ y पुट कर दो। ये दो स्टेप बस याद रख लो आप, ठीक है, ये और ये। तो जैसे ही मैंने x को f इनवर्स ऑफ y पुट करा, यह आपका फंक्शन बन गया इनवर्स फंक्शन। तो जो उसने पूछा है f इनवर्स क्या होगा, तो f इनवर्स जो आपका होगा z टू z ही होगा। और एफ इनवर्स y को कहाँ मैप करेगा, y माइनस वन पे। तो ये बन गया आपका इनवर्स फंक्शन। सो नेक्स्ट है फाइंड द इनवर्स। सीधा इनवर्स फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, एफ एक्स को आप y पुट करते हो। भाई ये रूल याद कर लो, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। ये रूल आप याद कर लो बस। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एफ एक्स को y पुट कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो y माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स बाई टू। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू वाई माइनस फोर। तो ये बन गया 2y माइनस एट। तो अब x को वापस से क्या पुट करोगे, जो यहाँ पे दे रखा था f इनवर्स ऑफ y। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2y माइनस एट। तो ये आपका इनवर्स आ गया। यही पूछा गया, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। और अगर आप चाहो तो उसको 1 to 1 और ऑन टू भी प्रूव कर सकते हो इजीली, अब इसी की हेल्प से, फंक्शन जो आपको दे रखा है। तो 1 to 1 क्या होगा, कैसे करते हैं, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी रखते हैं हम और प्रूफ कर देते हैं कि ए इज इक्वल टू बी है। तो ये क्या मैप होगा, एफ ए को कहाँ मैप करेगा, ए बाई टू प्लस फोर पे, बी को कहाँ करेगा, बी बाई टू प्लस फोर पे। तो 4 से 4 कैंसिल, ए बाई टू इज इक्वल टू बी बाई टू आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है। और ऑनटोनेस कैसे प्रूफ करोगे, मतलब कि अगर मैंने आर टू आर फंक्शन डिफाइन करा है, तो अगर मैं यहाँ पे y लेता हूँ तो y की प्री इमेज यहाँ पे r के अंदर क्या होगी, तो वो होगी 2y माइनस एट होगी। 2y माइनस एट को कहाँ मैप करेगा, सबसे पहले तो उसका हाफ करेगा। तो 2y माइनस एट का हाफ करा, उसमें 4 ऐड कर दिया, तो ये क्या बना, y माइनस फोर प्लस फोर बन गया। तो ये क्या बना, y बन गया। तो y की प्री इमेज क्या है, 2y माइनस एट। तो y की प्री इमेज है 2y माइनस एट। तो ये ऑन टू भी है, इसलिए इसका इन्वर्स निकल पा रहा था। सो नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सो आपके पास कोई फंक्शन है एफ ए टू बी और जी बी टू सी, ठीक है। अब उसकी कंपोजिशन आप कैसे लोगे, तो सबसे पहले तो आप ये नोट करो, आपका जो एफ फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, वो ए टू बी जा रहा है। और आपका जो जी फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो बी टू सी जा रहा है। तो इसमें ये बी जो सेट है वो कॉमन होना ज़रूरी है, मतलब कि जहाँ पे एफ एंड हो रहा है, एफ कहाँ पे एंड हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, और जी वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तभी इन दोनों का कंपोजिशन पॉसिबल है। अदरवाइज इनका कंपोजिशन पॉसिबल नहीं, इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले, ये मैंने कौन सा फंक्शन निकाला जो पहले एफ ए को बी पे मैप कर रहा है और फिर जी बी को सी पे मैप कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन बना है आपका जी ऑफ एफ। मतलब आप जी ऑफ एफ तो बना सकते हो। अगर मैं एफ ऑफ जी बनाना चाहूँ
तो मतलब पहले मैंने जी ले लिया, अब जी बी को तो सी पे मैप कर रहा है, तो एफ क्या करता है, क्या एफ सी से स्टार्ट हो सकता है? एफ सी से स्टार्ट ही नहीं हो सकता। मतलब क्या, अगर आप ये बनाना चाहो, एफ ऑफ जी बनाना चाहो, तो जी मान लो किसी एक्स को कहीं मैप कर रहा है वाई पे, मान लो उसने जी एक्स ने इसको वाई पे मैप करा, तो एफ वाई आ गया, तो क्या एफ वाई पे अप्लाई हो सकता है? तो वाई पे अप्लाई होने के लिए एफ को भाई ए से स्टार्ट होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एफ का जो डोमेन है वो ए है, सी नहीं है, तो इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं होगा, इसमें वेल डिफाइन यही होगा। तो जब भी आप दो फंक्शन को कंपोजिशन बनाओगे तो उसमें एक सेट कॉमन होना ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप जी ऑफ एफ बना रहे हो तो जहाँ एफ एंड होगा वहीं से जी स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप जी ऑफ एफ बना रहे हो, गॉफ बना रहे हो, मतलब यही इसका रूल है। यही यहाँ पे भी यही पॉइंट लिखा है, रेंज और कोडोमेन ऑफ एफ कंटेन इन डोमेन ऑफ जी। कैसे देखो, जहाँ पे भी ये मैप हो रहा है फंक्शन की जो इमेज आ रही है, मतलब वो बी के अंदर जानी चाहिए बस, ठीक है। बी के अंदर अगर जाएगी तभी तो जी आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, जी तभी तो बी पे डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है जो फंक्शन एफ है वो ए के अंदर, बी के अंदर बैठा हो। बी मान लो बहुत बड़ा सेट है, ये पूरा बी है, तो एफ ऑफ ए यहाँ आ रहा है, मान लो एफ ऑफ ए की जो इमेज है वो यहाँ है पूरी। अब आपका जी यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, अब जी इस पूरे के ऊपर डिफाइन है, तो इस छोटे वाले पार्ट पे भी तो डिफाइन होगा, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो आपका जी तो पूरे बी पे डिफाइन है, बट यहाँ पे एफ ए पे भी तो डिफाइन होगा, तो इसलिए ये वेल डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। यही इसका मेन पॉइंट यहाँ बताया गया है कि रेंज ऑफ और डोमेन ऑफ एफ मस्ट कंटेन इन डोमेन ऑफ जी, उसमें कंटेन करना चाहिए अगर आप कंपोजिशन बनाना चाह रहे हो। तो डायग्राम जो मैंने आपको बताया था वही यही है, जी ऑफ एफ जो वो ए टू सी फंक्शन बनेगा आपका। सो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। क्वेश्चन है कि आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी, तो पूछा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी एंड व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एफ। अब ये दोनों फंक्शन जो है आपके सेट ऑफ इंटीजर से डिफाइन किए गए हैं और दोनों इंटीजर पे मैप करते हैं, तो इसमें दोनों फंक्शन पॉसिबल है यहाँ पे। मतलब आप एफ ऑफ जी भी बना सकते हो, जी ऑफ एफ भी बना सकते हो। तो बनाते हैं इसका एफ ऑफ जी बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। मतलब जी एक्स से स्टार्ट कर रहे हो आप, तो जी एक्स को कहाँ मैप करेगा, वो उसको मैप करेगा 3x+2 पे, ठीक है। यहाँ पे देखो जी क्या दे रखा है, जी एक्स को हमेशा जो भी उसमें आर्ग्यूमेंट दे रखा है, तो मैं इसको और आसानी के लिए मैं आपको एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं y ले लेता हूँ। तो जी y को कहाँ मैप करेगा, 3y+2 पे मैप करेगा, तो ये बनेगा आपका 3y+2। और f क्या करता है, f किसी भी एलिमेंट x को कहाँ मैप करता है, 2x+3 पे मैप करता है। मतलब उसका 2 टाइम्स करता है और फिर +3 कर देता है, तो उसका 2 टाइम्स करेगा, उसमें 3 ऐड कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो फाइनल आपका आंसर 6y+4 and 7। नेक्स्ट जी ऑफ एफ, मान लो यहाँ मैंने ए रख दिया, तो एफ ए को कहाँ मैप करता है, 2 टाइम्स ऑफ a+3 पे मैप करता है। जैसे फंक्शन आपको एफ दे रखा है, आपको वही अप्लाई करना है। तो एफ ए को कहाँ मैप करेगा, 2a+3 पे मैप करेगा, और फिर जी उसको कहाँ मैप कर देगा, जी जो भी फंक्शन है एक्स को 3 टाइम्स करके उसमें 2 ऐड कर देगा, तो इसका 3 टाइम्स कर दो 2a+3 का और उसमें 2 ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 6a+9 and +2, तो ये बन गया 6a+11। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ इफ एग्जिस्ट, वो बोला है इनवर्स ऑफ एफ फाइंड करो अगर एग्जिस्ट करता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया, आप सबसे पहले तो 1 to 1 और ऑन टू नेस चेक कर लो दोनों की। किसकी, एफ की चेक करते हैं। चलो क्या एफ 1 to 1 है कि नहीं, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हमने अप्लाई करा यहाँ पे, मतलब कंसीडर करा। तो एफ ए को कहाँ मैप करता है, 2a+3 पे, और एफ बी को कहाँ मैप करता है, 2b+3 पे। मतलब उसका 2 टाइम्स करके उसमें 3 ऐड कर देता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2a+2a=2b, और 2 से 2 कैंसिल, तो a=b। तो ये 1 to 1 तो हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये ऑन टू होगा। तो ऑन टू होने के लिए आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन था, इंटीजर से इंटीजर पे डिफाइन था, z से z पे।
मान लो मैंने यहाँ y लिया, तो y की प्री इमेज क्या आएगी, जो मुझे y दे दे। y की प्री इमेज क्या बनेगी अंडर द फंक्शन f। फंक्शन है 2x प्लस 3, आपको दे रखा है फंक्शन, मतलब एफ एक्स को कहाँ मैप करता है 2x प्लस 3 पे। तो अगर आपको यहाँ पे इसकी इमेज प्री इमेज बनानी है तो उसको बनाने का तरीका क्या है, इसको y पुट कर लो और वहाँ से x निकाल लो। तो जब आप ऐसा करोगे तो ये क्या बनेगा, y माइनस 3/2 बनेगा x। तो y माइनस, मान लो मैंने यहाँ ये रख दिया y माइनस 3/2। अगर मेरा y इंटीजर वैल्यू लेता है कुछ, मान लो y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे जो y है ये 0 है, तो उसकी प्री इमेज क्या बनेगी, 0 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, तभी बनेगी ना। f माइनस 3/2 को कहाँ मैप करेगा, 0 में मैप करेगा। क्यों, देखो वो क्या करता है, पहले 2 टाइम्स करता है, उसमें 3 ऐड कर देता है। मैं एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको एक चीज़ और बताऊँगा। f क्या करता है, फंक्शन का 2 टाइम्स करता है, जो भी उसका आर्ग्यूमेंट है उसमें 3 ऐड कर देता है। तो ये क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3, तो 0 तो आ गया। बट आप मुझे ये बताओ, क्या -3/2 जो है वो z में बिलोंग करता है, नहीं करता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 है आपका, यहाँ पे जो 0 लिया गया है, ये जो आपका यहाँ पे 0 लिया गया है, उसकी प्री इमेज क्या बन रही है, -3/2 बन रही है, जो कि z में होती ही नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं बनेगा। तो ऑन टू का हमें कैसे अंदाज़ा हुआ, हमने पहले उसका जो ट्रिक होती थी, जो मैंने यहाँ साइड में आपको करके बताई, मैंने वो ट्रिक लगा दी। प्री इमेज, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इन केस प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो हमने मान के चल के प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो हमने प्री इमेज बना ली उसकी y माइनस 3/2। अब y को मैंने कुछ वैल्यू दे दी, y की वैल्यू मैंने 0 दे दी, तो वहाँ से उसकी प्री इमेज क्या बनी, -3/2 बनी, जबकि -3/2 जो है वो z में होता ही नहीं। तो f उस पर अप्लाई कैसे हो जाएगा, जब f जो है वो z टू z डिफाइन है, तो वो f -3/2 पे कैसे अप्लाई हो जाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा अप्लाई, क्योंकि उसमें डोमेन में एलिमेंट ही नहीं है वो -3/2, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। तो आप इस तरह से ऑन टूनेस चेक कर सकते हो। अगर ये ऑन टू हो जाता, अगर वेल डिफाइन होता, एक्स सारे की सारी इंटीजर ही प्री इमेज आती, तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता। वो बोल रहा है फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ इफ एग्जिस्ट, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट ऑन टू। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी अच्छे से। मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, 1 to 1, ऑन टू, बाइजेक्शन, फिर मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी समझाया, फिर कंपोजिशन बताया, इन्वर्स निकालना सिखाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। फंक्शन पूरा आपका मैंने रिलेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करी है कि रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन से ही फंक्शन आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, अच्छे लग रहा है कंटेंट, तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।